एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा था मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। हमने पढ़ा था एक तो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा था किंगडम मोनेरा जिसमें हमने बहुत सारा पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, और लास्ट में मैंने आपको माइकोप्लाज्मा पढ़ाया था। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम दूसरा किंगडम, और वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार सा टॉपिक, किंगडम प्रोटिस्टा। बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा की जब बात आती है तो ये एक ऐसा किंगडम है, पहला ऐसा किंगडम है जिसके जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। क्योंकि हमने अभी जब मोनेरा पढ़ा था तो मोनेरा में मैंने आपको बताया था कि सारे मेंबर्स कैसे थे, इसके प्रोकैरियोटिक थे, चाहे वो बैक्टीरिया की बात की जाए चाहे वो माइकोप्लाज्मा की बात की जाए। ये पहला किंगडम आया है जिसके मेंबर्स कैसे हैं, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक वर्ड आते ही स्ट्राइकिंग फैक्ट क्या होना चाहिए, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू या वेल डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यानी इसमें जो न्यूक्लियस मिलेगा वो कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा। अब वेल डेवलप्ड से क्या मतलब हुआ, वेल डेवलप्ड से मतलब हुआ कि उसमें प्रेजेंट होगी क्या, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गई यहां तक बात। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ एबीसीडी। इसमें 5 मेंबर्स आते हैं, कैसे याद रखा जाए उन मेंबर्स को उसकी एक मजेदार सी ट्रिक बताती हूँ। एबीसीडी सबने पढ़ी है, तो ए और बी अल्फाबेट को छोड़ दीजिए, ए और बी के बाद क्या आता है, सी। तो सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर कैट नहीं याद रखेंगे, अब हम याद रखेंगे सी फॉर क्राइसोफाइट्स। फिर डी फॉर डॉग या डी फॉर डॉल, ना ना ऐसा नहीं करेंगे। डी फॉर हम याद रखेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। फिर ई फॉर एलिफेंट, ना ना ई फॉर एलिफेंट हम याद नहीं रखेंगे, ई फॉर हम यूग्लिनॉइड्स याद रखेंगे, यूग्लिनॉइड्स। एक ट्रिक तो इसकी ये हुई, 5 में से जो 3 मेंबर्स आते हैं वो 3 मेंबर को तो हम इस अल्फाबेटिकल ट्रिक से याद रखेंगे। जो 2 मेंबर बचे उसकी ट्रिक है एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नहीं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, एस से हो जाएगा स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। और पी से हो जाएगा प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स। इस तरीके से ये 5 मेंबर्स जो हैं वो इसमें आते हैं, प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान देना इन वर्ड्स पर, मैंने लिखा है क्राइसोफाइट्स। फाइट्स अगर मैं कह रही हूं इसका मतलब क्या हुए, ये प्लांट हुए, और प्लांट हुए तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो गया कि ये जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, लेकिन साथ में प्रोटोजोअन्स पे ध्यान दें। जोअन्स, जोअन्स वर्ड आ रहा है यानी कि ये किससे रिलेटेड हुआ, एनिमल से हुआ, और एनिमल तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब ये क्या लेंगे, किसी और से अपने फूड को लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। तो जो हमने जब टेबल बनाई थी आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन की, और वहां पे हमने किंगडम मोनेरा में, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा में जब हमने लिखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वहां मैंने लिखा था ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो अब यहाँ पे हमें समझ में आ रही है कि क्यों तो हम ऑटोट्रॉफिक कह रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ प्लांट्स भी आ रहे हैं, क्यों हम हेटेरोट्रॉफिक कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ एनिमल्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो अब अगर हमसे कोई प्रोटिस्टा के बारे में पूछे तो हम सबसे पहला वर्ड तो क्या बोलेंगे कि प्रोटिस्टा के मेंबर्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद इसके जो 5 मेंबर्स हैं उनके बारे में बता देंगे कि प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। फिर तीसरी बात, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है इन केस ऑफ क्राइसोफाइट, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है इन केस ऑफ प्रोटोजोअन्स। क्लियर हो गई बात। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक बात और, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक कह रही हूं तो इसका मतलब क्या, मतलब हुआ फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मराइन वाटर में भी मिल सकते हैं। तो ये मेन 4 पॉइंट्स हुए किसके, प्रोटिस्टा के।
अब हम क्या करेंगे बच्चों कि एक एक मेंबर को लेंगे, जैसे हमने क्राइसोफाइट्स लिया हम उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसी तरीके से आगे डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्रेनॉइड्स, स्लाइमोइड्स और प्रोटोजोन्स के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्लस मैं आपको हाथों हाथ ये बताती जाऊंगी कि इसमें से क्वेश्चन कहां पर से पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से क्राइसोफाइट्स। बच्चों कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए, कहीं वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगती है, चाहे ऑडियो के रिगार्डिंग चाहे वीडियो के रिगार्डिंग या कंटेंट के रिगार्डिंग, या कहीं कोई डाउट रह जाता है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आओ फटाफट से समझाती हूँ आपको कि क्राइसोफाइट्स होते क्या है। बच्चों क्राइसोफाइट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइट्स आ रहा है इसका मतलब तो क्या है, ये प्लांट है। प्लांट में भी कौन से प्लांट है, ये बेसिकली है क्या, एल्गी। और कौन सी एल्गी है, ये गोल्डन एल्गी, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको, डायटम्स को और डेस्मिड्स को, डायटम्स और डेस्मिड्स। अब अगर ये एल्गी है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये कहां पे मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको पानी में, एक्वाटिक कंडीशन में। और एक्वाटिक में भी कैसी कंडीशन, ये मिलेंगी आपको मराइन वाटर में। ठीक। दूसरी बात क्या आई कि अगर इसमें गोल्डन कलर है तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई पिगमेंट इस गोल्डन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब वो कलर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो आप क्या लिख दो, क्लोरोफिल ए लिख दो, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, यानी मिलेगा ही मिलेगा चाहे कोई सी भी एल्गी हो। दूसरी बात, इसमें गोल्डन कलर होता है क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन की वजह से। अब कौन सा वाला फ्यूकोजेंथिन, तो यहां पे आपको नाम याद रखना पड़ेगा, डायटोजेंथिन, डायटोजेंथिन, जिसकी वजह से इसका क्या कलर होता है, गोल्डन कलर होता है। अब अगर इसमें पिगमेंट मौजूद है इसका मतलब क्या होगा, ये खाना खुद बनाएगी। खाना खुद बनाएगी इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसी हो गई, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हो। समझ में आ गई बात। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि बच्चों इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो मेंबर्स में जो सेल वॉल होती है उसमें पैक्टिन तो प्रेजेंट होता ही होता है, लेकिन मजे की बात ये होती है कि उसमें सिलिका भी प्रेजेंट होता है। सिलिका भी प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी हो जाती है, रिजिड हो जाती है, थोड़ी कड़क हो जाती है। और ये जब इन गोल्डन एल्गी या डायटम्स की डेथ होती है, जितने भी डायटम्स है उसकी जब डेथ होती है, तो ये सारे के सारे एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं ओशन पे है या मराइन वाटर में। और वहां पर तब इस सिलिका की वजह से इसको क्या कह दिया जाता है कि वो अर्थ कैसी हो गई है, डायएटोमेशियस, डायएटोमेशियस अर्थ। ये क्या हुई, डायएटोमेशियस अर्थ क्या हुई कि जब डायटम्स की डेथ हो जाती है, सारे के सारे डायटम्स एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उस वहां पर क्या होता है, डायटम्स का चूंकि ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसीलिए उस जगह को हम क्या कह देते हैं, डायएटोमेशियस अर्थ। अब ये जो डायटोमेशियस अर्थ है उसमें किसका कंटेंट ज्यादा होता है, सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है। तो सिलिका जो होती है वो इसको एक रफ टेक्सचर देती है, एक ग्रिटी टेक्सचर देती है, आप समझ सकते हैं कि एक दानेदार सा टेक्सचर देती है। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है किस चीज में, पॉलिशिंग में। इस डायएटोमेशियस अर्थ का या इस डायएटम्स का जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, पॉलिशिंग करने में। ये इसका एक मेन यूज हुआ। दूसरी बात इसकी एक और इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, सपोज मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर को मान लीजिए कि ये एक डायटम है। अब ये किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यानी ऐसा मान लो कि मैंने अपनी इन उंगलियों के बीच में ऊपर वाला ये उंगलियां सेट कर ली, तो इससे हुआ क्या कि यानी ये खांच बन गए। ये जो मेरा एक हाथ है ये एक शेल है, ये दूसरा हाथ है ये दूसरा शेल है, और इसमें मान लीजिए कि अंदर डायटम है, या ये इसको मार्कर के ढक्कन को मान लीजिए कि ये डायटम है, मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब ये इसकी सेल वॉल है और ये भी इसकी सेल वॉल है, और ये सेल वॉल की जो ये वाला जो हाथ है मेरा, ये भी एक शेल है, और ये वाला हाथ है ये भी एक शेल है। ये दोनों आपस में इस तरीके से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो हाथ हुआ ये क्या कहलाएगा, शेल। हिंदी में बोलो तो कपाट कहलाएगा, और इंग्लिश में बोलो तो इसको एक टर्म नाम दी जाती है, और वो टर्म कहलाती है फ्रिस्ट्यूल। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिस्ट्यूल्स आपको कहां देखने को मिलते हैं, तो फ्रिस्ट्यूल हमें कहां देखने को मिलते हैं, डायटम्स में देखने को मिलते हैं। होते क्या है बेसिकली, ये होते हैं कपाट, ये होते हैं किवाड़, ये होते हैं शेल।
समझ में आ गई। बने किसके होते हैं, सिलिका के बने होते हैं। जब डेथ हुई तो सारे के सारे डायटम्स एक जगह इकट्ठे हुए और एक जगह इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, डायटोमिशियस अर्थ बना रहे हैं, जिसका काम होता है पॉलिशिंग करना। यानी आप लोगों ने देखा होगा कारपेंटर वगैरह जो काम करते हैं, तो जब वो किसी भी, मान लीजिए किसी चेयर पर वार्निश करनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेग मार्क आता था पहले, उससे उसको एब्रेसिव होती है उसकी सरफेस, उससे उसको पहले रगड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको एक सूखे कपड़े से पोंछते हैं ताकि वो पूरी की पूरी जो उसकी लेयर है वो कैसी हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो उस स्मूथ करने के लिए, उस पॉलिशिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, डायटम्स का यूज किया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने क्या कंप्लीट किया, क्राइसोफाइट्स। गोल्डन एल्गी आती है, किस वजह से गोल्डन कलर होता है, फ्यूकोजेंथिन डायटोजेंथिन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ फ्रिक्स्यूल्स जो शेल्स है उसका, और सिलिका, ये 3 चीजों पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम मूव करते हैं, सी के बाद क्या आया था बच्चों, डी। डी में मैंने आपको क्या बताया था कि डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। तो फटाफट से मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ कि डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। यहां लिखा हमने डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो काफी सारी चीजें तो क्या है, नाम में ही छुपी हुई हैं। डाई, डाई का मतलब क्या हुआ, दो। फ्लैजिलेट्स मतलब क्या हुआ, दो। फ्लैजिला, यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। अब उसमें से दो फ्लैजिला में से क्या होती है, एक फ्लैजिला तो होती है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, और एक फ्लैजिला कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। कैसे, समझो। जैसे कि मान लो मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया ये, और इसको कवर करे हुए है इस तरीके से एक ढक्कन, ठीक है। अब यहाँ पे से जो फ्लैजिला निकलेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। और अगर मैं एक फ्लैजिला इस तरीके से रख दूं तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो डायनोफ्लैजिलेट्स कहाँ मिलेंगे, ये भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको मिलेंगे एक्वाटिक कंडीशंस में मिलेंगे। मे बी पॉसिबल फ्रेश वाटर हो, मे बी पॉसिबल मैराइन वाटर हो, लेकिन ज्यादा जो मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, आपको मराइन वाटर में देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्लैजिला होंगी दो, एक लॉन्गिट्यूडिनल जो इस तरीके से बाहर निकली हुई होगी, इसका साइज बड़ा होगा, एक होगी ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ये जो इस तरीके से मैंने आपको बता रखी है, ये होगी ट्रांसवर्स फ्लैजिला। कलर क्या होगा इसका, कलर मे बी पॉसिबल कि इसका कलर येलो हो, मे बी पॉसिबल इसका कलर ग्रीन हो, मे बी पॉसिबल इसका कलर ब्लू हो, या मे बी पॉसिबल इसका कलर रेड हो। लेकिन अगर इसका कलर रेड होता है तो ये जो रेड कलर है ये है खतरे की घंटी, क्योंकि जितने भी रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन, जिसकी वजह से कई बार समुद्र का जो पानी का रंग होता है वो भी क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और वहां पे हम कह देते हैं क्या आ रहा है, रेड टाइड्स आ रहे हैं। तो रेड टाइड्स का कारण क्या होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में मिलने वाला रेड पिगमेंट, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको रेड टाइड्स यानी कि समुद्र में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो डायनोफ्लैजिलेट्स में से फ्लैजिला को लेकर पूछा जाता है, इसके कलर को लेकर पूछा जाता है, और रेड टाइड्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया। हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये भी कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ध्यान देना बच्चों कि जितने भी हम प्रोटिस्टा के मेंबर्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्राइसोफाइट्स हो, चाहे वो डायनोफ्लैजिलेट्स हो, चाहे वो यूग्लिनोइड्स हो, चाहे वो प्रोटोजोन्स हो, या फिर स्लाइम मोल्ड्स हो, सभी किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी में आते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है। क्लियर। ये हमने पढ़ा क्या, डायनोफ्लैजिलेट्स। इजी था, स्पीड आपको ज्यादा तो नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट सब ऐसे हैं कि जो बहुत आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रही हूँ। अगर आपको लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आगे से थोड़ा सा स्लो पढ़ा दूंगी। फिर तीसरे कौन से आते हैं बच्चों, डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद मैंने ट्रिक क्या बताई थी। सी डी, ई से क्या था, ई से क्या था, ई से एलिफेंट था क्या, नहीं था ना, ई से एलिफेंट, ई से एलिफेंट ना होके ई से क्या था, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, जैसा कि यूग्लिनोइड्स से नाम से पता लग रहा है ये क्या होंगे, यूग्लिन आएगा। इसमें कौन आएगा, यूग्लिना आएगा। अब इसमें मजे की बात ये है बच्चों कि यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूग्लिना का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है ना, ये ऐसा सा होता है। अब ये जो यूग्लिना है, उस यूग्लिना में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल नहीं होती, तो फिर क्या होता है, सेल वॉल की जगह क्या होती है, एक लेयर होती है, और वो बनी होती है किसकी, प्रोटीन की, और उस लेयर को हम क्या नाम दे देते हैं, पेलिकल नाम दे देते हैं। मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ एक बार।
इस तरीके से, और इसमें भी क्या होंगी, 2 फ्लैजिला होंगी, है ना, 2 फ्लैजिला होंगी। तो यूग्लिनॉइड्स जिसमें हम यूग्लिना को इंक्लूड करेंगे, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। सेल वॉल की जगह प्रोटीन की एक लेयर होगी जिसको हम कह देंगे पेलिकल, और साथ में मिलेगी क्या, 2 फ्लैजिला मिलेगी। अब ये क्या होता है बच्चों कि जब ये वेजिटेटिव स्टेज में होता है तब वेजिटेटिव, हाँ, जो 2 फ्लैजिला होंगी उनमें से एक कैसी होगी, शॉर्ट होगी, एक कैसी होगी, लॉन्ग होगी। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। यूग्लिनॉइड्स दिस में भी ऑटोट्रॉफिक, अगर इनको सनलाइट मिल रही है तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये कहलाएंगे ऑटोट्रॉफ्स। और अगर इनको सनलाइट नहीं मिल रही यानी रात का टाइम है तो वहां पे क्या कर जाते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ बन जाते हैं, ये शिकार करते हैं। तो वहां पे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफ्स, और ये क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गई। तो यूग्लिनॉइड्स के बारे में अगर 5 पॉइंट्स लिखने हुए तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात इसमें हमने इंक्लूड किया यूग्लिना को, दूसरी बात सेल वॉल इज एब्सेंट, तीसरी बात एक प्रोटीन की लेयर होगी जिसको हम क्या कह देंगे, पेलिकल कह देंगे, चौथी बात इसमें फ्लैजिला क्या प्रेजेंट होगी, 2 फ्लैजिला होंगी, एक शॉर्ट होगी, एक लॉन्ग होगी। फिर पांचवी बात, अगर दिन का टाइम है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये ऑटोट्रॉफिक, और अगर नहीं मिल रहा है इनको सनलाइट तो ये क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक कहलाएंगे, और ये क्या करेंगे, शिकार करेंगे। समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, 3 हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, क्राइसोफाइट्स पढ़ लिए, फिर हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिए, फिर हमने यूग्लिनॉइड्स पढ़ लिए। अब उसके बाद आते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। एस में से सबसे पहले बच्चों हम लोग लेंगे स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, फोर्थ हमारा आया स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। अब देखो बच्चा, जहां पर भी स्लाइम वर्ड आता है तो स्लाइम आते ही स्ट्राइकिंग फैक्टर क्या होता है कि स्लाइम कैसा होगा, एक चिपचिपा सा मटेरियल होगा, एक जिलेटिनस मटेरियल होगा, आप कह सकते हो जिलेटिनस मटेरियल होगा। तो अगर जिलेटिनस मटेरियल है, मैं कह रही हूँ जिलेटिनस है, तो इसका मतलब क्या है, सेल वॉल नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन यानी जो इसके स्पोर्स होंगे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, मोल्ड्स वर्ड जहां पर भी आता है वो वर्ड आता है फंजाई के लिए, लेकिन जो आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें मोल्ड्स को, स्लाइम मोल्ड्स को फंजाई में ना रख के इन्होंने एक अलग से कैटेगरी बना दी थी, प्रोटिस्टा, और तब से ही ये स्लाइम मोल्ड कहाँ चले आ रहे हैं, प्रोटिस्टा में चले आ रहे हैं। अब लेकिन ये फंजाई से थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस तो शो करेंगे। वो रिजेम्बलेंस क्या होती है, वो रिजेम्बलेंस होती है कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, सेप्रोफिटिक टाइप का होता है। सेप्रोफिटिक टाइप का होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना फूड किससे लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेंगे। तो ये बात हुई स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होंगे, जिलेटिनस होंगे, सेल वॉल नहीं होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेलुलोज की बनी होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें कैसा होगा, सेप्रोफिटिक होगा, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड को ये लेंगे। और ये नॉर्मली क्या होता है, एक कॉलोनी सी बना के रहते हैं, है ना, वैसे ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन क्या होते हैं, ये एक कॉलोनी सी बनाकर रहते हैं। ये बात थी स्लाइम मोल्ड्स की। उसके बाद आते हैं हम लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट कौन सा था बच्चों, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों प्रोटोजोन्स के, तो इसीलिए अगर आप इन प्रोटोजोन्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ोगे तो बहुत इजी रहेगा। कैसे, जैसे कि प्रोटोजोन्स में सबसे पहले आ जाता है, एक नाम याद रखो, अमीबा। सबने पढ़ रखा है, सुन रखा है कि अमीबा, AMOE, एक मिनट स्पेलिंग करेक्ट कर दो, अमीबा, अमीबा। जो अमीबा है वो कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम क्या लिख देंगे, यूनिसेलुलर। मैं यहाँ पर से इनको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कहीं पे कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब ये जो फूड लेंगे वो फूड किस तरीके से लेंगे, ये बनाते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया यानी कि जैसे ही इनको कोई फूड पार्टिकल्स दिखता है, एक तो इरेगुलर इन शेप होते हैं, जैसे ही इनको कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो ये क्या करेंगे, ये डेवलप कर लेंगे सूडोपोडिया कुछ इस तरीके से, और इस फूड पार्टिकल को क्या कर लेंगे,
फिर एंगल्फ कर लेंगे। तो फाइनली ये क्या क्या हो जाएगा कि ये जो फूड पार्टिकल है वो फूड पार्टिकल क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो ये किसके थ्रू फूड अंदर लेंगे, सूडोपोडिया के थ्रू फूड अंदर लेंगे। तो प्रोटोजोन्स में सबसे पहले आपको क्या नाम याद रखना है, अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबॉइड प्रोटोजोन। और उसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चा, उसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। ठीक, दूसरी बात आई, आप इसमें याद रखेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाम से पता लग रहा है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या होगी, ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें क्या प्रेजेंट होगी, फ्लैजिला। और यहाँ पे नाम आप याद रखेंगे किसका, ट्रिप्नेसोमा का। और ये ट्रिप्नेसोमा का नाम हम क्यों याद रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से एक डिसीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। यहां पर से फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म, तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रिप्नेसोमा। तीसरा जो आएगा वो आएगा प्रोटोजोन कैसा, सीलिएटेड प्रोटोजोन। तीसरा कौन सा आ गया, सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगी, सीलिया प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे आप एग्जांपल याद रखेंगे किसका, पैरामीशियम का। और ये पैरामीशियम ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। और लास्ट में आपके प्रोटोजोन कौन से आ जाते हैं, स्पोरोजोन्स, यानी कि ऐसे प्रोटोजोन्स जो क्या करेंगे, जिनमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे नाम आप याद रखेंगे किसका, प्लाज्मोडियम का, जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम जो क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है। तो ये हुए प्रोटोजोन्स। मैं एक बार वापस से बता देती हूँ, प्रोटोजोन्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जूअन्स आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। इसका मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, हेटेरोट्रॉफिक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोटोजोन्स चार तरह के हैं। कौन कौन से, सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे अमीबा को, जो यूनिसेलुलर है, जो अपने फूड को किसके थ्रू लेता है, सूडोपोडिया के थ्रू लेता है। दूसरा आया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, यानी ऐसे प्रोटोजोन्स जो जिसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। एग्जाम्पल याद रखेंगे ट्रिप्नेसोमा, जिसकी वजह से क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस। तीसरा एग्जाम्पल आया, तीसरा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, यानी ऐसे प्रोटोजोन जिसमें क्या प्रेजेंट है, सीलिया। एग्जाम्पल याद रखेंगे पैरामीशियम। इनके एग्जाम्पल्स पर से क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। और चौथा आ गया आपके स्पोरोजोन्स, जिसमें नाम आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम का। तो ये बच्चों आज हमने कंप्लीट किए प्रोटिस्टा, जिसमें हमने 5 एग्जाम्पल पढ़े, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर यूग्लिनॉइड्स, फिर स्लाइम मोड्स और फिर प्रोटोजोन्स। इन 5 में कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक में कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स अगर आप चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करना होगा। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।